हेलो बच्चों। पिछली बार हमने फूल और कांटे इस कविता के प्रश्नोत्तर किए थे और पाठ एक वाचन मेला इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम व्याकरण करेंगे। व्याकरण में संज्ञा, संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा तुमने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा संज्ञा के बारे में, टाइप्स ऑफ नाउन, और 5th में भी संज्ञा पढ़ी है। 6th में तुम्हें मैंने संज्ञा के 2 प्रकार अच्छी तरह सिखाए थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब हम कक्षा 7वीं में संज्ञा के सभी प्रकार, संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के सभी प्रकार हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। परिभाषा यानी डेफिनेशन। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण या भाव आदि का नाम सूचित करते हैं, यानी सूचित करता है मतलब बताता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर संज्ञा के 2 उदाहरण दिए गए हैं। पहला, गंगा यह पवित्र नदी है। अब गंगा क्या है? नदी का नाम है, तो इसलिए गंगा संज्ञा है। पवित्र मतलब होली, रिवर, नदी यानी रिवर, तो नदी भी क्या है? संज्ञा। इसके बाद संज्ञा का दूसरा उदाहरण क्या दिया है? ज्ञानेश्वर के पास एक पुस्तक है। अब ज्ञानेश्वर क्या है? नाम है किसी का, तो इसलिए ज्ञानेश्वर शब्द संज्ञा है। फिर पुस्तक, पुस्तक एक वस्तु है, तो इसलिए पुस्तक भी क्या है? संज्ञा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। भेद होते हैं, भेद यानी क्या? प्रकार। भेद यानी क्या? प्रकार। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यानी संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अब पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। इसके बाद दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। इसके बाद तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। पांचवा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। तो ये सब तुमने इंग्लिश में तो सारे प्रकार पढ़े होंगे, तो वैसे ही सेम हिंदी में भी है। तो अब इन सारे प्रकारों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा यानी डेफिनेशन। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष यानी क्या? स्पेशल, विशेष व्यक्ति, प्राणी, प्राणी यानी क्या? एनिमल्स, वस्तु, थिंग्स, या स्थान, स्थान यानी क्या? प्लेस, आदि के नाम का, आदि के नाम का, आदि यानी क्या? एक्सेट्रा, स्थान एक्सेट्रा, प्राणी, वस्तु या स्थान एक्सेट्रा के नाम का बोध होता है। बोध यानी ज्ञान होता है, पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। अब पहला उदाहरण दिया गया है, हम गांधी जी को बापू कहते हैं। हम गांधी जी को बापू कहते हैं। अब गांधी जी शब्द इस वाक्य में अंडरलाइन किया गया है।
तो गांधी जी कौन है? विशेष व्यक्ति हैं। अब गांधी जी के अलावा और किसी को राष्ट्रीय पिता की उपाधि तो नहीं दी गई है। तो गांधी जी एक खास व्यक्ति हैं, स्पेशल व्यक्ति हैं, जिन्हें बापू के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बापू की उपाधि दी गई है। इसलिए गांधी जी कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद दूसरा उदाहरण दिया गया है। ज्ञान बाबू के मुख पर विजय का आनंद था। तो यहाँ पर इस वाक्य में ज्ञान बाबू शब्द अंडरलाइन किया गया है। तो ज्ञान बाबू शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक विशेष व्यक्ति का नाम बताया गया है कि ज्ञान किसके मुख पर विजय का आनंद था। विजय मतलब जीतने की खुशी, जीतने का आनंद किसके मुख पर था? ज्ञान बाबू के मुख पर। तो ज्ञान बाबू कौन है? विशेष व्यक्ति है, तो इसलिए वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद तीसरा उदाहरण है, हमने हिंदी में बातचीत की, यानी कि क्लियर किया है, क्लियर बताया है कि कौन सी भाषा में बातचीत की? हिंदी भाषा में, हिंदी में बातचीत की। तो इसलिए हिंदी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद चौथा उदाहरण है, रामू यह गठरी देखना, यानी किसे कहा गया है गठरी देखने के लिए? रामू को। तो रामू क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद पांचवा उदाहरण है, जाली अल्सेशियन नस्ल का कुत्ता था। तो यहाँ पर जाली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या भाषा के नाम हैं। अतः वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रकार, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा से अपने पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है, बोध का मीनिंग मैंने बताया पहले ही, बोध यानी ज्ञान होना, पता चलना, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण दिया है, नौकर बाहर गया है। अब इस वाक्य में नौकर शब्द को अंडरलाइन किया गया। नौकर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब नौकर कोई भी नौकर हो सकता है, किसी नौकर का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, बहुत सारे नौकर होते हैं। अब कौन सा नौकर बाहर गया है वो हमें पता नहीं, यानी कि ये एक पूरे वर्ग का नाम है नौकर, पूरी जाति का नाम है नौकर, मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी नौकर हो सकता है। अगर किसी नौकर का नाम बोला गया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, पर यहाँ पर नौकर कहा गया, कौन सा नौकर है वो हमें पता नहीं, तो इसलिए ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद दूसरा, वहाँ एक अध्यापक बैठा हुआ था। अब अध्यापक यानी शिक्षक, टीचर। अब कौन सा अध्यापक बैठा हुआ था वो हमें पता नहीं। अभी जितने भी टीचर होते हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सभी को अध्यापक कहा जाता है। अगर किसी अध्यापक का, किसी टीचर का नाम लिया होता, यहाँ पर नाम लिखा गया होता, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, पर यहाँ पर किसी शिक्षक का नाम नहीं लिखा गया है, अध्यापक बोला गया है, तो इसलिए अध्यापक शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद तीसरा उदाहरण है, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। पक्षी क्या है? एक पूरी जाति का नाम है पक्षी। अब कौन सा पक्षी वो हमें नहीं पता, वो नहीं बोला गया है कि कौवा उड़ रहा है या चिड़िया उड़ रही हैं, क्या उड़ रहा है वो हमें नहीं पता। पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, कौन से पक्षी उड़ रहे हैं वो नहीं पता, तो पक्षी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद चौथा, घोड़ा बेचारा कर ही क्या सकता था। अब कौन सा घोड़ा वो हमें पता नहीं,
तो इसलिए यहाँ पर घोड़ा शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो ऐसे ही फल, सब्जी, अनाज, ये सारे शब्द क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं। फल बोलेंगे तो पूरे उसमें कोई भी फल हो सकता है, आम, केला, अमरूद, संतरा, सेब, कोई भी फल। तो फल क्या है? वो पूरी जाति का नाम है, फल। अगर किसी फल का हमने नाम बोला तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर ऐसे ही सब्जी, किसी विशेष सब्जी का नाम कहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सब्जी कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि सब्जी यानी कौन सी सब्जी हमें नहीं समझ में आता, सब्जी लेकर आओ, कौन सी सब्जी लानी है वो नहीं पता। अगर हमने किसी सब्जी का नाम बोला तो वो व्यक्तिवाचक होगी, अन्यथा सब्जी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। शहर, शहर कौन सा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा। पुणे, मुंबई, दिल्ली, ऐसे अगर हम किसी शहर का नाम बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर देश, देश क्या है? जातिवाचक संज्ञा। किसी देश का नाम अगर हमने बोला, भारत या चीन या अमेरिका, किसी भी देश का नाम बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। फूल, फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा। गुलाब, कमल, चंपा, चमेली, अगर हमने किसी फूल का नाम बोला तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कक्षा छठी में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाई थी, वो तुम्हें शायद याद होगा। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा प्रकार देखेंगे। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसकी परिभाषा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। अब भाववाचक संज्ञा का पहला उदाहरण दिया गया है, अहंकार से रावण का नाश हुआ। अहंकार, अहंकार ये उसका गुण है, उसके अंदर गुण है वो अहंकार। तो अहंकार के कारण रावण का नाश हुआ। तो अहंकार शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद दूसरा उदाहरण है, भगत जी को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया, क्रोध शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद तीसरा उदाहरण है, बुढ़ापे के कारण वह चल नहीं सका, यानी सिचुएशन यहाँ पर बुढ़ापा, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद चौथा उदाहरण दिया गया है, तू अभिमान करना छोड़ दे। अभिमान यानी क्या? घमंड। तू अभिमान करना छोड़ दे। तो अभिमान शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। पांचवा उदाहरण, सूदन ईमानदारी से काम करता है। तो यहाँ पर ईमानदारी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से बुढ़ापा, जवानी, खुशी, दुख, अहंकार, ये सारे शब्द क्या होते हैं? मिठास, खटास, ये सारे शब्द क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी भाव यानी एक्सप्रेशन, गुण, अवस्था का बोध कर रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद हम संज्ञा का अगला प्रकार पढ़ेंगे। हाँ, तो संज्ञा का चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। अब परिभाषा,
जिस संज्ञा से अनाज, अनाज यानी क्या, दाल, चावल, ये सब तरह के, गेहूँ, ये सब क्या है, अनाज है। तरल पदार्थ यानी सब लिक्विड, लिक्विड चीज़ें। फिर धातु, सब मटेरियल्स, वस्तु, जो कोई भी थिंग्स आदि का बोध होता है। आदि यानी क्या, एक्सेट्रा का हमें बोध होता है, पता चलता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है दूध शहद से सस्ता है। पहला उदाहरण क्या है, दूध शहद से सस्ता है। अब दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, लिक्विड है ना। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा। शहद भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर शहद को अंडरलाइन नहीं किया गया, पर शहद भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके बाद दूसरा उदाहरण क्या है, सोने से आभूषण बनते हैं। तो सोना शब्द, गोल्ड, सोना शब्द क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, फिर लोहा, तांबा, ये सारे शब्द, सारे जितनी भी धातुएं हैं वो सब क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। चाय, दूध, पानी, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब तीसरा उदाहरण है, राजा ने थोड़ा सा पानी पिया। अब पानी शब्द क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद चौथा उदाहरण, उसे एक कागज पड़ा हुआ मिला। तो यहाँ पर इस वाक्य में कागज शब्द क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सभी चाय, दूध, चांदी, सोना, तांबा, दाल, चावल, सब चीज़ें, ये सब क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। कोई भी वस्तु का नाम, तो सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा। अब समूह के नाम से ही हमें समझ में आता है, समूह यानी पूरा ग्रुप, वाचक यानी बताने वाला। तो पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को बताने वाला जो शब्द है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम समूहवाचक शब्द की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा यानी क्या, डेफिनेशन। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, यानी पूरे ग्रुप का पता चलता है, पूरे प्राणी ग्रुप में है, कोई वस्तुएं ग्रुप में है, उनका हमें जिस शब्द से पता चलता है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम समूहवाचक संज्ञा के प्रकार देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, पहला उदाहरण है, डाकघर में बड़ी भीड़ थी। अब भीड़ शब्द से हमें समझ में आता है कि बहुत सारे लोग एक साथ होंगे, क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा तो उसे हम भीड़ तो नहीं कहेंगे कि बाहर बहुत भीड़ थी या डाकघर में बहुत भीड़ थी। एक दो व्यक्ति को हम भीड़ कहते हैं क्या, नहीं। जब बहुत सारे लोग होते हैं एक साथ में तो उसे हम भीड़ कहते हैं। तो भीड़ ये जो शब्द है इससे हमें पता चलता है, भीड़ शब्द सुनने से हमें समझ में आ गया कि डाकघर में बहुत सारे लोग थे। तो भीड़ शब्द क्या है, समूह के लिए उपयोग किया गया है। तो भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद दूसरा उदाहरण है, वह एक फौज में दाखिल हुआ। वह एक फौज में दाखिल हुआ। अब फौज हमें किसे कहते हैं, जहाँ बहुत सारे सैनिक एक साथ होते हैं उसे हम फौज कहते हैं, यानी पूरे सैनिकों का ग्रुप, तो उसे हम फौज कहते हैं। इसलिए फौज शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद तीसरा उदाहरण दिया गया है, एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह बीत गया। सप्ताह यानी क्या, वीक।
अब किसी एक दिन को हम वीक बोलते हैं क्या? नहीं ना। किसी भी एक दिन को सोमवार या बुधवार या गुरुवार, किसी भी एक दिन को तो हम सप्ताह या वीक नहीं बोलते। वीक यानी 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का ग्रुप। तो पूरे 7 दिनों का जो समूह है, जो ग्रुप है, उसे हम सप्ताह कहते हैं। तो सप्ताह शब्द से हमें समूह का पता चलता है, ग्रुप का पता चलता है, इसलिए सप्ताह शब्द क्या है? समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद चौथा उदाहरण क्या है? मैंने अपने परिवार को श्रीनगर भेज दिया। अपने परिवार को श्रीनगर भेज दिया। अब यहाँ पर इस वाक्य में परिवार शब्द जो है उससे हमें क्या पता चलता है कि उसके परिवार में जो जो भी लोग थे उन सभी को उसकी पत्नी या बच्चे, बेटा बेटी जो भी थे उन सभी को उसने श्रीनगर भेज दिया। श्रीनगर एक प्लेस का नाम है। अब किसी एक व्यक्ति को हम परिवार नहीं कहते। परिवार यानी एक से अधिक जो लोग रहते हैं उसे हम परिवार कहते हैं। तो एक से अधिक लोगों को परिवार कहा जाता है। तो परिवार क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो ऐसे ही कुटुंब यानी भी क्या? परिवार। फिर टोली शब्द भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। बच्चों की टोली खेल रही थी, या होली में बच्चों की पूरी टोली एक दूसरे को रंग लगा रही थी और बहुत खेल रही थी। तो टोली यानी क्या? बच्चों का ग्रुप एक साथ, तो उसे हम टोली कहते। टोली शब्द भी क्या है? समूहवाचक। फिर गुच्छा शब्द भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अंगूर का गुच्छा, पेड़ पर अंगूर का गुच्छा लटक रहा था, या मैंने पूरा अंगूर का गुच्छा खरीद लिया। तो गुच्छा शब्द यानी उसमें बहुत सारे अंगूर एक साथ होते हैं, इसलिए गुच्छा शब्द क्या है? समूहवाचक संज्ञा। या फिर चाबी का गुच्छा मेज पर रखा था। तो एक चाबी को हम गुच्छा नहीं बोलेंगे, जब उसमें बहुत सारी चाबियां एक साथ लगी होंगी किचन में, तभी हम उसे गुच्छा कहते हैं। तो बहुत सारी चाबियां एक साथ होना यानी गुच्छा। फिर ताश की गड्डी, ताश यानी कार्ड्स, जो खेलते हैं कार्ड्स, तो वो जब एक साथ होते हैं तो उसे हम गड्डी कहते हैं। तो गड्डी शब्द भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब तुमने बाजार में देखा होगा धनिये की गड्डी, मेथी की गड्डी, पालक की गड्डी, सुना होगा सब्जी वाले से। तो वो गड्डी में भी एक साथ उनको बांध दिया जाता है, तो उससे भी क्या पता चलता है? समूह। तो समूहवाचक शब्द को इन शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आजकल तुम न्यूज़ में सुन रहे होंगे भारत में पूरी टिड्डियों का दल आ गया है, और टिड्डियों का दल पूरी फसल को खा जाता है, पूरी फसल बर्बाद कर देता है। तो टिड्डियों का दल शब्द भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। यानी बहुत सारी टिड्डियाँ एक साथ में जब आ जाती हैं तो उसे हम पूरा दल कहते हैं। अगर कोई एक टिड्डी आ गई तो उसे हम दल नहीं कहेंगे। बहुत सारी टिड्डियाँ जब एक साथ में आ जाती हैं तो उसे हम टिड्डियों का दल कहते हैं। तो तुम्हें शायद समझ में आ गए होंगे, संज्ञा के सभी प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब तुमने प्रैक्टिस करनी है, और मैं थोड़ा सा तुम्हें होमवर्क भी दे रही हूँ, कुछ वाक्य दे रही हूँ, वो तुमने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और उन वाक्यों में जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं उनका तुमने प्रकार लिखना है कि कौन से प्रकार की संज्ञा है। यहाँ पर देखो मैंने दिखाया है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञाओं के भेद लिखिए, यानी प्रकार लिखिए। अब यहाँ पर कुल 12 वाक्य हैं, पर मैं तुम्हें थोड़ा आधे आधे करके बता देती हूँ ताकि तुम ठीक से लिख सकोगे। अब पहला वाक्य है, उसका नाम सरस्वती है। तो सरस्वती शब्द को अंडरलाइन किया है। अब वहाँ पर नीचे उत्तर लिखा है, तुमने उसका उत्तर लिखना है कि जो सरस्वती शब्द है
वो कौन से प्रकार की संज्ञा है। फिर दूसरा, बुराई करना अच्छा नहीं है। बुराई कौन सी संज्ञा है वो तुमने आंसर लिखना है। तीसरा, भगवान कार्तिकेय विराजे हैं। तो कार्तिकेय कौन सी प्रकार की संज्ञा है उसका प्रकार लिखना है, टाइप लिखना है। चौथा, उन्होंने उन्हें शरबत पिलाया। शरबत कौन सी संज्ञा है, आंसर लिखो। पांचवा, सुरेंद्र तुम कैसे हो। अब सुरेंद्र कौन सी संज्ञा है वो आंसर लिखना है। छठा, दिल्ली भारत की राजधानी है। अब यहाँ पर दो शब्दों को अंडरलाइन किया गया है, दिल्ली और भारत। तो तुमने दोनों का आंसर लिखना है कॉमा डालकर। दिल्ली कौन सी संज्ञा है वो लिखोगे, कॉमा डालोगे, फिर भारत कौन सी संज्ञा है वो लिखना है। उसके बाद सातवां, दही में अधिक खटास होती है। खटास कौन सी संज्ञा है उसका प्रकार लिखोगे। इसके बाद आठवां, आए दिन चावल की कमी से लोग भूखों मरे। अब इस वाक्य में चावल शब्द अंडरलाइन किया गया है। अब चावल कौन सी संज्ञा है वो तुमने उत्तर लिखना है। फिर 9वां वाक्य है, छात्रों ने अध्यापक को फूलों का गुच्छा दिया। अब यहाँ पर अध्यापक और गुच्छा दो शब्दों को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। रेखांकित यानी अंडरलाइन। अब अध्यापक कौन सी संज्ञा है वो लिखो, गुच्छा कौन सी संज्ञा है वो लिखो। तो दो आंसर आएंगे इसके। इसके बाद 10वां वाक्य है, वह बच्चा राजकुमार की तरह पलने बढ़ने लगा। बच्चा कौन सी संज्ञा है वो तुमने आंसर लिखना है। फिर 11वां वाक्य, मैंने जंगल में हाथियों का झुंड देखा। तो झुंड कौन सी संज्ञा है वो तुमने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद 12वां, सूदन एक गरीब बालक था। अब सूदन कौन सी संज्ञा है वो तुमने यहाँ पर लिखना है। अब ये जो 12 वाक्य मैंने दिए हैं तुमको होमवर्क के लिए, अब इनका आंसर तुमने क्या करना है, पेंसिल से लिख लेना है। और इनका जो सही उत्तर है वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में आंसर बताने वाली हूँ कि कौन से शब्द का क्या करेक्ट आंसर है। तो जब मैं अगली बार आंसर बताऊँगी तो तुमने चेक कर लेना कि तुमने जो आंसर लिखे हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। तो अगर करेक्ट हैं तो वो जो पेंसिल से तुमने लिखा है उसको रब करके फिर तुम पेन से लिख लोगे। और अगर तुम्हारा गलत हो गया है तो उसे रब करके ठीक करके लिख लेना है। ठीक है, तो आंसर मैं अगली बार बताने वाली हूँ, पर अभी तुमने ये होमवर्क करना है। जो तुमने नोटबुक बनाई है उसी में कर लोगे। और बाद में मैं जब आंसर बताऊंगी तो मेरे साथ चेक करना कि तुमने जो उत्तर लिखा है वो सही है या नहीं। ठीक है, ओके।